नमस्कार। पत्रिका टीवी के खास कार्यक्रम यूथ एंड सोल्जर भविष्य की संभावनाओं में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। यह खास कार्यक्रम है हमारे देश के नौजवानों के लिए, वे नौजवान जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यानी कि भारतीय सशस्त्र सेना में जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विधि ग्रेजुएट की भारतीय सशस्त्र सेनाओं में जज एडवोकेट जनरल यानी कि कानूनी परामर्शदाता के रूप में कमीशनिंग कैसे हो, इसके ऊपर हम बात करेंगे। कैसे वो सेना में अधिकारी बन सकते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में आप जानेंगे इस विषय से जुड़े आपके जहन में उठ रहे हर सवाल का जवाब। कोशिश करेंगे, अगर समय रहा तो दर्शकों का सवाल भी इस बार कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं हमारे खास मेहमान कर्नल आर.एस. भंडारी से, जो आपको बताएंगे कि आखिर जज एडवोकेट जनरल के रूप में कमीशनिंग कैसे हो सकती है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कर्नल भंडारी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ है और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से हैं। वे 33 साल सेना में विभिन्न पदों पर रहे हैं। इस दौरान वे प्रेसिशन रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर, भर्ती निर्देशक भी रहे। जो भर्ती से संबंधित है, वे अभी मार्गदर्शन, एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के संस्थापक हैं। बड़ी बात है। और करियर बिल्डिंग, सिक्योरिटी, फायर सेफ्टी आदि में लगातार कार्यरत है ये पूरी संस्था। कर्नल में युवाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ प्रेरित करने, सलाह देने का जुनून है, जो युवाओं को आत्म खोज के मार्ग में पसंदीदा गंतव्य तक ले जाता है। और इसी कारण से हर कार्यक्रम में हम आपको रूबरू करवाते हैं कर्नल साहब से, ताकि आपके मन में उठ रहे सेना भर्ती को लेकर सवालों का जवाब इस स्टूडियो से, इस कार्यक्रम के जरिए आपको मिल पाए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, चर्चा की बात करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं विधि ग्रेजुएट की भारतीय सशस्त्र सेनाओं में जज एडवोकेट जनरल के रूप में कमीशनिंग कैसे हो सकती है। पहला सवाल सर कार्यक्रम में मैं लेना चाहूँगा। पहला सवाल, भारतीय सशस्त्र सेनाओं में जज एडवोकेट जनरल विभाग क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, ये आप दर्शकों को बताएं। जैसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक लीगल टीम लीगल मैटर्स को हैंडल करती है, उसी तरह से आर्म फोर्सेस में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट बनाया गया है, जो एक तरह से जुडिशल सर्विस है। हमारे दर्शक ये जानने में रुचि रखते हैं कि जज एडवोकेट क्या है। क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें, उन्हें थोड़ी सी और जानकारी दें ताकि उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाए। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। जज एडवोकेट का जो ये शब्द है, ये डिराइव किया गया है जुडेक्स एडवोकेट्स जी। इसका मतलब है कि जो जजेस होते हैं, कोर्ट को जो मदद करते हैं, अपने उसके बिना हिस्सा बने हुए जो कोर्ट को मदद करते हैं, वो जज एडवोकेट कहलाते हैं। जो कोर्ट को मदद करते हैं, उनकी सलाह उसमें ली जाती है, इसीलिए कहीं ना कहीं कानूनी परामर्शदाता के रूप में भी जाने जाते हैं। और इनको जो विभिन्न सेक्शंस हैं जी, आर्मी एक्ट, नेवल एक्ट और एयरफोर्स एक्ट के अधीन, उनको ये डीम किया जाता है, ये समझा जाता है कि वो जुडिशियल ऑफिसर हैं कोर्ट के। जी। एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं इसमें शामिल करना चाहूँगा इसी कड़ी में कि भारतीय सशस्त्र बलों में जज एडवोकेट जनरल यानी कि जज अधिकारी की प्राथमिक भूमिका क्या है, इस भूमिका को भी स्पष्ट करें आप जरा। सबसे बड़ी जो उनकी भूमिका होती है, वो जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं जी, उनको लीगल एडवाइस करना। दूसरा, उनका जो प्राइमरी रोल है वो एक बहुत इंडिपेंडेंट रोल होता है, ऑपरेशनली फोकस्ड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिवली फोकस्ड होता है, और वो लीगल एडवाइस इस तरीके से देते हैं कि उस सर्विस की कंडीशंस को जानते हुए और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को जानते हुए और साउंड एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रखते हुए वो एडवाइस देते हैं। जो लीगल एडवाइस कमांडर्स को देते हैं, इसके अलावा कमांडर्स को एक एडवाइस और देते हैं वो, जब कोर्ट मार्शल के बिना, जिसको कहते हैं हम समरी डिस्पोजल, मतलब बिना कोर्ट मार्शल संगठित किए हुए किसी पे कानूनी कार्रवाई करने को फौज के अंदर कहा जाता है समरी डिस्पोजल। उसके लिए कमांडर्स को अगर कोई राय मशवरा करना है तो वो लीगल एडवाइस उनसे लेते हैं। इसके अलावा इनको डेप्यूट किया जाता है कि जो डिफेंस सर्विसेज के लीगल केसेस जो चल रहे हैं हायर कोर्ट्स में, वो गवर्नमेंट काउंसिल्स के थ्रू इसको लीगली टेकअप करते हैं। ये पूरा प्रोसीजर है, भूमिका जो है उसको लेकर हमने बात की। तो ऐसे में सर
कोर्ट मार्शल का आपने जिक्र किया अभी, तो कोर्ट मार्शल में जज एडवोकेट जनरल अधिकारी की भूमिका क्या होती है, वो भी आप दर्शकों को बताएं। जज एडवोकेट्स लीगल एडवाइजर्स होते हैं एज ए जैग ऑफिसर्स। वो जज एडवोकेट का काम करते हैं कोर्ट मार्शल के अंदर, और वो जितने मेजर कोर्ट मार्शल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल कहलाता है, जनरल कोर्ट मार्शल कहलाता है, और लड़ाई के मैदान में या फील्ड कंडीशंस में जो समरी जनरल कोर्ट मार्शल्स होते हैं उसके वो हिस्सा होते हैं। बट वो एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जज एडवोकेट जनरल के। इस स्थिति में उनका जो रोल होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जज सर, एडवोकेट जनरल। हम हमेशा से हमारे दर्शकों की बात करते हैं, उनके जहन में कोई सवाल नहीं बचना चाहिए, कहीं ऐसी समस्या ना हो कि कार्यक्रम पूरा हो जाए और उसके बाद में भी उनके पास में कोई सवाल रह जाए। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हर छोटे से छोटा जो मुद्दा है उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन जो है वो उन तक पहुंच जाए, उस समस्या का सोल्यूशन उन तक पहुंच जाए, उनके मन में उठ रहे सवाल उन तक पहुँच जाए। ऐसे में कोर्ट मार्शल का जो जिक्र है वो हम लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, फिल्मों में भी देखा जाता है, फिल्मों में जो रूप उसका दिखाया जाता है, जो प्रक्रिया वो दिखाई जाती है। तो ऐसे में जो कोर्ट मार्शल के समय जज एडवोकेट की जो भूमिका होती है वो एक बार आप दर्शकों को बताएं कि वो फिल्मों से कितनी अलग होती है, या फिल्मों जैसा ही उसमें भी एक्चुअल में जो वास्तविकता है वो भी ऐसी है या कुछ भिन्नता है उसमें। बहुत ही रोमांचक सवाल है आपका। ऐसा है कि फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो तो एक दर्शकों को अपनी तरफ खींचने के लिए बनाए जाते हैं जो भी फिल्म्स बनती हैं। बट ये कहूँगा कि जो जज एडवोकेट होते हैं वो जो कोर्ट मार्शल को कन्वीन करते हैं, जो कोर्ट मार्शल को इकट्ठा करते हैं या जो उसकी नियुक्ति करते हैं, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं कोर्ट मार्शल के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है जो जानने की चाहूँगा कि दर्शक इस बात को समझें। और वो बिना किसी भी भेदभाव के, किसी एक पर्टिकुलर साइड लिए बिना उनको इंडिपेंडेंट एडवाइस देने का ये काम कोर्ट मार्शल में होता है। और इनका काम है कि अगर कोर्ट मार्शल के दौरान में कोई भी इनफॉर्मेलिटी आ रही है या इरेगुलरिटी प्रोसीजर्स में हो रही हैं तो वो कोर्ट मार्शल के जो टोटल मेंबर्स और प्रेसिडेंट होते हैं उनको एडवाइस करते हैं। तीसरा है उनका काम है कि वो दोनों प्रोसिक्यूशन साइड और डिफेंडर साइड दोनों की मदद करते हैं, लीगल काउंसलिंग करते हैं ज़रूरत पड़ने के ऊपर। और जब केस कंक्लूजिंग स्टेज पे होता है तो उसको जज एडवोकेट समराइज़ करते हैं। समराइज़ करने के बाद में अपनी ओपिनियन नहीं देते हैं वो किसी भी चीज़ के ऊपर, एंड ताकि जो कोर्ट है जो समरी बनाई है उन्होंने उसकी के बेस के ऊपर जो फाइंडिंग्स आती हैं कोर्ट अपना निर्णय ले सके, ये उनका रोल होता है। और इसके बाद में जो लास्ट बात है ये है कि ये सारी कार्रवाई जो कोर्ट मार्शल में जज एडवोकेट करते हैं वो एंटायरली इम्पार्शियल रोल उनको होता है या होना चाहिए। जी, यानी पूरा प्रोसीजर जो चलता है उसमें कहीं ना कहीं दोनों ही पक्षों को सुना जाता है, उनकी दोनों की काउंसलिंग भी वहाँ पर की जाती है और उसके बाद में फिर पूरा प्रोसेस आगे बढ़ता है। एक और सवाल मैं इसी से जुड़ा हुआ लेना चाहूँगा। अन्य विभाग की हम बात करें तो अधिकारियों को जज एडवोकेट जनरल विभाग में विशेष रूप से स्थायी नियुक्ति क्या मिल सकती है? क्या बाकी डिपार्टमेंट के जो हैं वो भी इसमें स्थायी नियुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? ये भी थोड़ा पेचीदा सवाल है, मैं चाहूँगा ये भी आप दर्शकों को बताएं ताकि स्पष्ट हो पाए स्थिति। बिल्कुल सही है कि दूसरे डिपार्टमेंट के अधिकारी भी जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट में स्थायी नियुक्ति पा सकते हैं। इसमें ये कहना चाहूँगा कि जज एडवोकेट के अंदर दो स्ट्रीम्स होती हैं, एक तो डायरेक्टली जो भर्ती किए जाते हैं और दूसरे जो कि दूसरे डिपार्टमेंट से आते हैं जो कि लॉ क्वालिफाइड वगैरह होते हैं। अभी ये कि पहले वो लोग जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए और उनकी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ सर्विस होने के बाद में ही वो जैग डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड वो उनका जो है हर एक ज़रूरी नहीं है कि सबको लिया जाता है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट उनका एक तरीके से आप ले लीजिए कि परमानेंट सेकेंडमेंट हो जाता है, वो अटैच की तरह हो जाते हैं, एक तरह उसका हिस्सा ही बन जाते हैं। जी,
तो उसी डिपार्टमेंट का हिस्सा हो जाते हैं, यानी कि स्थायी कमीशन जो है या फिर स्थायी पद को लेकर जो बातचीत होती है, तो कहीं ना कहीं वो सवाल का जो जवाब है वो भी आपको मिल गया होगा। एक और सवाल इसी कड़ी में मैं लेना चाहूँगा इस कार्यक्रम में, क्या अधिकारियों को विभाग में शामिल होने के दौरान या उनके प्रवेश होने के समय शपथ लेने की आवश्यकता होती है? बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा सवाल है कि जब वो ज्वाइन करते हैं डिपार्टमेंट में या जब वो इंडक्ट किए जाते हैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट से, तो उनको कोई ओथ लेने की ज़रूरत नहीं होती है। बट ये है कि जब वो जज एडवोकेट की तरह कोर्ट मार्शल का पार्ट बनते हैं, नियुक्त किया जाता है, उस टाइम पे उनको एक ओथ या अफर्मेशन लेना पड़ता है। और ये जो ओथ ऑफ ऑफिस होती है एक तरीके से एज ए पब्लिक ऑफिशियल कोर्ट के सामने, और कि मैं फेथफुली ये अपना जो भी ड्यूटी करूँगा वो फेथफुली करूँगा, वफादारी से करूँगा। बिल्कुल सही बात है। ओथ लेने का मतलब इतना ही है कि हम जो हमारी ईमानदारी है, जो हमारा स्वाभिमान है, जो सम्मान है, वो देश के प्रति भी उसी प्रकार से बनाए रखें, उसमें हेराफेरी ना। और सही मायने में तो हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, चाहे सेना की ही बात ना करें हम, या फिर कानूनी पेचीदगियों से जुड़ा हुआ कोई डिपार्टमेंट, उनकी ही बात ना करें, ओवरऑल हर डिपार्टमेंट में ही हर कर्मचारी को अपने आप से ही एक शपथ ज़रूर लेनी चाहिए कि वो पूरी निष्ठा के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में, इस डिपार्टमेंट के साथ में जिसमें भी वो काम करता है, ईमानदारी बढ़ते, देश को आगे बढ़ाए, अपने उस विभाग को आगे बढ़ाए, किसी प्रकार की भ्रष्टाचार जैसे कार्यों में लिप्त ना हो। तो सर कहीं ना कहीं ये शपथ तो हर कर्मचारी को ही लेनी चाहिए। एक और सवाल में इसी से जुड़ा हुआ मैं इसमें शामिल करना चाहूँगा। भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन जज एडवोकेट जनरल ऑफिसर भर्ती के लिए अभ्यर्थी की योग्यता क्या होती है, ये भी आप दर्शकों को बताएं। इसमें मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं और लॉ ग्रेजुएट के लिए होती है। 21 से 27 साल की उम्र एक फर्स्ट क्राइटेरिया है। दूसरा ये कि जो वैकेंसीज़ है बहुत लिमिटेड होती हैं इसमें और टफ़ कंपटीशन होता है। यह कहूँगा कि अगर कभी 10 वैकेंसी मेल के लिए है तो विमेन के लिए 4 होंगी उसमें से। तो इस तरह से वैकेंसीज़ बहुत कम है, तो टफ़ कंपटीशन होता है। मिनिमम इसमें 55% एग्रीगेट मार्क्स आपको मिले होने चाहिए आपके LLB डिग्री के उसके अंदर, और बार काउंसिल के आप रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ में ही आप ये क्वालिफ़िकेशन प्राप्त करें। और अगर आपने 5 इयर्स वाला कोर्स किया 10+2 वो भी लागू है। और क्लैट PG का स्कोर आजकल मैंडेटरी कर दिया गया है। चाहे आप LLM क्वालिफाइड हैं या LLM के लिए अपियर कर रहे हैं, तब भी क्लैट PG का स्कोर आवश्यक है अप्लाई करने के लिए। और आप इसके अलावा आप एलिजिबल होने चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट की उसके अंदर। एक महत्वपूर्ण सवाल आज के इस कार्यक्रम को लेकर मैं पूछना चाहूँगा। बात हो रही है कानूनी परामर्शदाता की, बात हो रही है भारतीय सेना में कैसे इनकी भूमिका रहती है, कैसे भर्ती होती है। तो सर इस एंट्री के लिए शारीरिक मानक जो होते हैं उनकी क्या आवश्यकता है? क्योंकि देखिए आर्मी में शारीरिक मानक बहुत मायने रखता है किसी भी डिपार्टमेंट के लिए। तो ऐसे में जब हम इस पद की बात करें, इस भर्ती की बात करें, तो इनके लिए क्या आवश्यकता है? जो शारीरिक मानक है वो सेम है जैसे NDA के लिए है, IMA के लिए होते हैं या ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए होते हैं। फ़र्क इतना ही है कि जो आँखों का रिक्वायरमेंट है वो बेटर आई 6/6 और वर्स्ट आई 6/18 हो सकती है। इसके अलावा बाकी जो मानक हैं वो सेम है। यानी कंप्लीट जो मेडिकल जांच वो पूरी होगी जैसे बाकी सेना भर्ती में होती है अधिकारियों के लिए। NDA CDS की बात कर रहे हैं, जैसे सेम प्रोसीजर इसमें रहेगा। तो इसलिए आपको तैयारी उसी प्रकार से करनी है, यानी कि मेंटली तो आपको फिट रहना ही है, फिजिकली भी आपको फिट होना होगा ताकि आपका चयन आसानी से हो पाए और आपकी जो ख्वाब है भारतीय सेना के लिए, इस देश के लिए, वो आप पूरा कर पाएँ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन जज एडवोकेट जनरल ऑफिसर भर्ती के लिए सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसीजर पूरा आप दर्शकों को एक बार बताएं। जो इनका सिलेक्शन और एप्लीकेशन और सिलेक्शन प्रोसीजर है, पहले तो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है और स्क्रीनिंग बेस्ड होती है आप क्लैट स्कोर के बेस के ऊपर। और शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स होते हैं, आप रफली समझ लीजिए कि वैकेंसी से 10 टाइम्स होती होंगी जिनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है।
फिर उनको जाना पड़ता है इंटरव्यू और एसएसबी के थ्रू, जो एसएसबी एनडीए, आईएमए, ओटीए वगैरह के लिए लागू है, सेम एसएसबी जज एडवोकेट के लिए भी लागू है। एसएसबी के बाद में अगर आप वहाँ रिकमेंड किए जाते हो तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर किया जाता है, जिसके बारे में चर्चा है अपन पहले दूसरी भर्तियों में कर चुके हैं। अब आती है मेरिट। इनकी जो मेरिट बनती है वो सिर्फ एसएसबी के स्कोर के बेस के ऊपर बनती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जज एडवोकेट के कैंडिडेट्स को जानने के लिए। और इनकी जो प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग है वो ओटीए चेन्नई में होती है। किसी और अफसर की तरह या अफसर कैडेट की तरह 49 वीक्स की ट्रेनिंग होती है और उसको कंप्लीट करने के बाद में इनको शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाता है। मैं यहाँ पर दर्शकों को याद दिलाना चाहूँगा कि जज एडवोकेट में परमानेंट कमीशन का डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है, ओनली शॉर्ट सर्विस कमीशन में होती है। और ये इनको रैंक मिलती है लेफ्टिनेंट की कमीशन होने के टाइम पे, और इनको एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज भी दिया जाता है बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास जब ये ओटीए से पास आउट होते हैं। ये एक पहला सर्विस है जिसके अंदर कोई एंटीडेट सीनियरिटी नहीं मिलती है। अच्छा। अगर आपने एलएलएम भी किया हुआ है और या किसी दूसरा एलएलबी है तो ये नहीं है कि आपको एंटीडेट सीनियरिटी मिलेगी, नहीं मिलती है। और सर्विस आपकी 14 साल की होती है। और आप परमानेंट कमीशन के लिए ऑप्ट करिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं 10 साल के बाद में, तो आपको परमानेंट कमीशन मिल सकता है। 10 साल बाद में वो संभावनाएं खुल जाती हैं और उसके बाद में आगे का जो आपका करियर होता है वो उसी पे डिपेंड करता है। तो 14 साल शुरुआती तौर पर जो मान के चलते हैं हम, और रैंक जो होती है वो लेफ्टिनेंट से आपकी शुरुआत होती है, जैसा कि इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस के जरिए कर्नल साहब ने आपको बताया। अगला सवाल इससे जुड़ा हो मैं शामिल करना चाहूँगा कार्यक्रम में। भारतीय नौसेना में अपने लॉ कैडर के लिए भर्ती कब होती है, अभ्यर्थी की योग्यता क्या होती है, ये भी आप दर्शकों को बताएं। नौसेना का जो जैक डिपार्टमेंट है उसमें लॉ ऑफिसर कहते हैं इनको इनिशियली, और इनकी जो भर्ती है वो नीड बेसिस पे है। ये नहीं है कि ज़रूरी है कि हर साल इनकी भर्ती होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं नौसेना छोटा ऑर्गेनाइजेशन है कंपेयर टू आर्मी। दूसरा ये कि जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो सेम है, जैसे आर्मी में आप जैक डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं सेम कंडीशंस हैं। और जो परमानेंट कमीशन के लिए जो एंट्री है वो सिर्फ इस केस में नेवी में वो सिर्फ मेल के कैंडिडेट्स के लिए ही है। और ये अगर होगी तो वंस ए ईयर भी ही होती है जब भी होती है तो। और एसएसबी एंट्री दोनों शॉर्ट सर्विस कमीशन की जो एंट्री है वो दोनों मेल और फीमेल दोनों के लिए होती है। दोनों नेवी का ये स्ट्रक्चर है। वहीं सर बात करें नौसेना के, जैसे आपने जिक्र किया उसी को लेकर सवाल भी था, तो ऐसे में नौसेना में लॉ कैडर के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है? क्या ये प्रोसीजर अलग होता है? नहीं, प्रोसीजर बेसिकली सेम है, डिट्टो सेम है। ये इंडक्शन के टाइम पे इनको सब लेफ्टिनेंट बनाया जाता है जी। और ये नेवल ओरिएंटेशन कोर्स के लिए जाते हैं इंडियन नेवल एकेडमी जो कोचीन के पास में है जी। और इनका जो प्रोबेशन पीरियड होता है एज ए लॉ ऑफिसर्स वो 2 साल का होता है। इसके अलावा वो लाइफ में कैरियर के दौरान में उनको नॉमिनेट किया जा सकता है कई और कोर्सेज करने के लिए, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री लॉ है एक, पहले कामठी में होता था, अभी शिफ्ट हो गया है न्यू दिल्ली के अंदर। तो वहाँ पर ये लोग इनको इनिशियल कोर्स कराया जाता है ताकि इंटीग्रेशन हो सब लॉ ग्रेजुएट्स का या लॉ ऑफिसर्स का। एंड उसके बाद में इनको कोई प्रेस्टिजियस लॉ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भी इनको भेजा जा सकता है आगे के क्वालिफिकेशंस के लिए। आगे के क्वालिफिकेशन के लिए आप भेज सकते हैं उनको। चलिए ठीक है, अगले सवाल की ओर अब बढ़ते हैं। सर, भारतीय वायुसेना का भारतीय सेना और नौसेना की तरह अपनी जज एडवोकेट जनरल शाखा में क्या सीधा प्रवेश है, ये भी आप दर्शकों को बताएं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि एयरफोर्स में एक्चुअली जैक ब्रांच की तरह कोई एंट्री नहीं है, कोई इस तरह का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है। बट क्या होता है कि जब एलएलबी क्वालिफाइड या जो भी इंटीग्रेटेड जिसकी ड्यूअल डिग्रीज़ हैं किसी के पास में,
उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कमीशन के बाद में लीगल ड्यूटीज़ के लिए। जी। इसके लिए ऑफिसर्स नॉर्मली क्या होता है कि 3 से 13 साल की सर्विस में आप वॉलंटियर कर सकते हैं इसमें जाने के लिए, बट ये ओनली ग्राउंड ड्यूटी, जो नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स हैं एयरफोर्स के, सिर्फ वो ही अप्लाई कर सकते हैं कमीशन होने के बाद। 3 से 13 साल के बाद अगर आपके पास में ड्यूअल डिग्रीज़ है, लॉ प्लस जो ओरिजिनल आपका क्वालिफिकेशन है, तो आप लॉ ऑफिसर के बन सकते हैं, जैक ऑफिसर अंदर बन सकते हैं। जी सर, ऐसा माना जाता है भारतीय वायुसेना के एफकेट में विधि ग्रेजुएट के लिए ग्राउंड ड्यूटी यानी कि गैर तकनीकी विभाग वैकेंसी में से 1 सीट आरक्षित होती है, तो उसके बारे में आप ज़रा पूरी जो जानकारी वो दें दर्शकों को। जो 1 सीट एफकेट में रखी गई है, जैसे मैं बता रहा था कि नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स के जो कैंडिडेट्स हैं, इसके केस में 1 वैकेंसी होती है लॉ ग्रेजुएट के लिए। वो 20 से 26 साल की उनकी उम्र होनी चाहिए। ये शॉर्ट सर्विस एंट्री कहलाती है, और इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो बाकी जैसे एफकेट के कैंडिडेट्स का है, वो इसके लिए भी सिमिलर है। और ये जब जैक का कोर्स करने जाएंगे सिलेक्शन के बाद में 8 से 9 महीने का इनका ट्रेनिंग होता है, और फिर ये जैक ड्यूटीज़ के ऊपर इनको नियुक्त किया जा सकता है। पूरे कार्यक्रम में आज हमने बात की है जज एडवोकेट जनरल भर्ती को लेकर, इस पद को लेकर। तो सर ऐसे में आप इन अधिकारियों के जीवन और करियर के स्तर को भी आप बताएं एक बार दर्शकों को। मेरे हिसाब से अगर आज के यूथ की भाषा यूज़ करूं तो ऑसम है, क्योंकि इसमें सिविलियन एडवोकेट वकील का जीवन भी मिलता है और आपको फौजी जीवन भी मिलता है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा ये कि ये ऑफिसर्स हमेशा हायर हेडक्वार्टर्स में ही पोस्ट होते हैं, क्योंकि कमांडर्स हायर हेडक्वार्टर्स में ही होते हैं। जैसे सब एरिया से ऊपर, सब एरिया, कोर हेडक्वार्टर्स, कमांड हेडक्वार्टर्स, आर्मी हेडक्वार्टर्स, ये इस तरह की फॉर्मेशंस या इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन से वहीं पोस्ट होते हैं। तो यूजुअली मैं कहूँगा कि इनकी अच्छी शहरों में इनकी पोस्टिंग्स होती हैं, ज़्यादातर हायर हेडक्वार्टर्स अच्छी जगह लोकेटेड है। और ये प्रमोशन के हिसाब से लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक तो अवश्य पहुंचेंगे टाइम बाउंड, और उसके बाद में सिलेक्शन ग्रेड कर्नल बन सकते हैं और मेजर जनरल की रैंक तक जा सकते हैं। एक ही चीज़ का मैं कह सकता हूं कि अगर आप टेम्परामेंटली थोड़े से ट्रैवलिंग में अगर आपको थोड़ी सी लगता है कि मैं ट्रैवल करने लायक ज़्यादा मेरा मन नहीं करता है, तो क्योंकि इसमें आपको इधर से उधर जाना पड़ता है जैक ड्यूटीज़ के लिए, जहाँ जहाँ कोर्ट मार्शल्स होते हैं या जहाँ पर लीगल एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बाकी जैसे मैंने कहा ये ऑसम प्रोफेशन है। बिल्कुल, वैसे भी सेना के लिए काम करना तो अपने आप में सबसे बड़ी गर्व की बात है पूरे देशवासियों के लिए ही, और ये मौका जिसे मिलता है कहीं ना कहीं से मौका ही नहीं, इसे तो सौभाग्य कहा जाता है। तो ऐसे में पत्रिका टीवी आपको मौका दे रहा है कर्नल RS भंडारी से सवाल पूछने का। यदि आप सेना से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करिए। मेल आईडी जो है पत्रिका की ऑफिशियल मेल आईडी, उस पर आप मेल कर सकते हैं। और साथ ही हम हर बार कोशिश ये भी करते हैं कि जो भी कमेंट बॉक्स में आप सवाल डालते हैं उनमें से कोई एक सवाल हम ज़रूर इसमें शामिल करें। आज एक दर्शक का सवाल हमने इसमें शामिल किया है। हमारे दर्शक हैं जयपुर से भरत ये पूछना चाहते हैं, वो 12वीं पास अब कर चुके हैं, वो चाहते हैं नेवी में जाना, तो ऐसे में उन्हें भी क्या करना चाहिए? उनका एक सवाल। देखिए भरत, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नेवी में आपने एक ब्रॉड अपना रिक्वायरमेंट दिया है कि मैं नेवी में जाना चाहता हूँ जी। अब आपको ये सोचना है कि नेवी के आप कौन से ब्रांच में जाना चाहते हैं। नेवी के एग्जीक्यूटिव ब्रांच होता है, इंजीनियरिंग ब्रांच होता है, तो इस तरह से जो नेवी के ब्रांचेस हैं, एविएशन है, सबमरीन है, लीगल है, तो जिस तरह या आप सिविलियन डिफेंस एम्प्लॉय बनना चाहते हैं नेवी के अंदर, तो आपको पहले ये निर्णय करना पड़ेगा या आपको किसी से सलाह लेनी पड़ेगी कि मैं नेवी में किसके लिए उपयुक्त हूँ। क्योंकि अभी आप 10+2 लेवल पे हैं, आपकी फर्दर जो एजुकेशन है उसमें आपने क्या डिसाइड किया है, आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या दूसरी तरह की पढ़ाई करना चाहते हैं। मैं आपको ये इस पत्रिका टीवी के माध्यम से बताना चाहूँगा भरत कि अगर आपको नेवी में जाना है
तो आप बेस्ट है कि आप इंजीनियरिंग करिए, किसी भी तरह का इंजीनियरिंग करिए जो कि नेवी के लिए एंट्रीज में आपको सफलता की ओर लेके जाएगा। सहूलियत इनको मिलेगी करियर में, जो इनका ख्वाब है, जो इनका सपना है देश की सेवा के लिए, वो पूरा हो पाएगा। रास्ता कर्नल साहब ने आपको दिखाया है, मंजिल तक आपको पहुंचना होगा। आगे भी कार्यक्रमों में हम कोशिश करेंगे दर्शकों का सवाल शामिल करने की। फिलहाल कर्नल साहब, आप पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए, पूरे कार्यक्रम को आपने सार्थक बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो इसी प्रकार से आप तक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम हाजिर होंगे अगली बार फिर एक नए कार्यक्रम में, एक नए मुद्दे के साथ, और बात होगी आपके करियर को लेकर। तो फिलहाल अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।